नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो चेतन टॉक्स में। मैं हूं चेतन सिंह। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री आमिर काठात जी, जो सीआरपीएफ में एएसआई के पद पर कार्यरत हैं। इनकी कहानी सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये एक फौजी है, इनकी कहानी ये है कि ये एक शहीद के बेटे हैं। 8 अगस्त 1991 को पंजाब के तरन तारण जिले में इनके पिताजी शहीद हो गए थे और 9 अगस्त 1991 को इनका जन्म हुआ। तो आइए जानते हैं एक शहीद के बेटे की कहानी, फौजी बनने का सफर, इनके संघर्ष और इनके जज्बे की कहानी को। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक बातचीत। नमस्कार सर, नमस्कार स्वागत जी। है आपका हमारे शो में। थैंक यू आपने मुझे इस मौके पे बुलाया है पॉडकास्ट के लिए। जी, सर हमारे दर्शकों को आपकी व्यक्तिगत जानकारी दीजिए। वैसे हमें ज्ञात है लेकिन हमारे दर्शकों को भी आपके बारे में जानना चाहिए। तो आप कहाँ से आते हैं, किस पद पर कार्यरत हैं और आपके जो पिताजी शहीद हुए उनके पीछे की क्या कहानी है, वो एक बार पूरी हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम है आमिर काठात। जी। मैं सीआरपीएफ में अभी कार्यरत हूँ जी। और मेरे फादर है जी। श्री सुल्तान काठात। जी। ये 8 अगस्त 1991 को जी। तरन तारण जिले में शहीद हो गए थे। जी। उस टाइम क्या ये पंजाब में बहुत ज़्यादा आतंकवाद था। जी। उस ऑपरेशन में ये लगे हुए थे जी। और इन्होंने 1988 में जी। सीआरपीएफ ज्वाइन किया था जी। और इनकी फर्स्ट पोस्टिंग भी पंजाब में हुई थी। जी। वहाँ पर इनका पेट्रोलिंग पार्टी निकली थी 8 अगस्त को जी। उस एरिया में डोमिनेशन के लिए, सर्चिंग के लिए। जी। तो वहाँ पर आतंकवादियों ने पहले ही आईडी लगा जी। रखी थी रोड पे। जी। तो उन्होंने अचानक इन पे हमला किया जी। और इनके और भी साथी थे। लगभग 9 और 10 जवान उस टाइम साथ में थे। जी। उन्होंने उस हमले का वापस मुंहतोड़ जवाब दिया जी। और आपस में गोलाबारी शुरू हो गई थी। जी। उस गोलाबारी में मेरे फादर समेत कुल 8 जवान शहीद हो गए थे जी। और उसके बाद में मेरा जन्म 9 अगस्त को 1991 को हुआ है। जी। तो सर जो सबसे पहला मेरा सवाल है कि अभी आप अपने पिताजी की, जैसे आप भी सीआरपीएफ में हैं, हाँ, तो आपको सबसे पहले कैसे पता चला कि आपके पिताजी सीआरपीएफ में थे और शहीद हो गए? मतलब उस टाइम मैं तो छोटा था, जी। मुझे कुछ पता भी नहीं है। पर जी। धीरे-धीरे जैसे गाँव में, आस-पड़ोस में, जी। जैसे मेरी उम्र 9-10 साल हुई है, जी। तो उस टाइम मुझे खुद आभास हो गया था और जी। जैसे हमारे घर पे हमेशा सीआरपीएफ से आते थे। जी। कुछ भी प्रॉब्लम हो हमारी बात सुनने के लिए, तो 9-10 साल की एज में मुझे इस बात रियलाइज़ हो गया था कि मेरे फादर सीआरपीएफ में शहीद हो चुके हैं। जी, मतलब 10 वर्ष की आयु में आपको ज्ञात हुआ कि आपके पिताजी शहीद हो गए। हाँ। जी, जी। तो आपके घर में इस समय आपकी माँ और आपके परिवार को इस कठिन समय में किसने सँभाला? उस टाइम जैसे मैं तो बहुत छोटा था, जैसे मेरे जी। दादा थे, जी। मेरे चाचा थे जी। और मेरी मदर थी, जी। दादी थी। जी। उन्होंने ही उस कठिन समय में एकदम, तो आज जिस हिसाब से मैं सोच पा रहा हूँ, जी। अब मैं पूरी तरह सोच पा रहा हूँ कि वो उस समय क्या कंडीशन हुआ होगा। जी। तो बहुत मुश्किल हालात थे शायद उस समय। जी। और अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार हाँ, पता नहीं क्या हालात हुई होगी, किस तरह क्या हुआ होगा, तो मैंने देखा नहीं है, मैं सिर्फ़ सोच पा रहा हूँ। जी। तो मतलब जो हुआ है, हुँ। वो मतलब एक अजीब-सी घटना थी, उसे धीरे-धीरे जैसे मेरा जन्म हुआ तो धीरे-धीरे मेरी माँ ने मेरे सहारे अपना समय काटा और बहुत मुश्किल घड़ी में जी। ये टाइम निकाला है उन्होंने। जी। जैसा आपने कहा कि आपके सहारे आपकी माँ ने बिता लिया, हुँ। तो आपको बड़ा करने में सबसे बड़ा त्याग आपकी माँ ने किया है। मतलब यही एक त्याग है कि मेरे सहारे उन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान किया है और जी। उनका मतलब कुर्बानी अभी मैं किस तरह से शायद नहीं चुका सकता। मैं खुद नहीं समझ जी। पा रहा कि क्या किस तरीके से उन्होंने समय निकाला, मेरे सहारे अपना जी। पूरा जीवन कुर्बान किया है। जी। तो फिर आपने सीआरपीएफ जॉइन करने का फैसला कब और क्यों लिया? जैसे मेरे फैमिली में ज़्यादातर आर्मी पर्सन और मेरे फादर भी सीआरपीएफ में थे। जी। तो मुझे भी एक जुनून था जी। कि मैंने अपने फादर की सारी चीज़ें देखी है। जी। जो मेरे उनके सामान थे, उन्होंने कहाँ क्या ट्रेनिंग किया, कहाँ रहे, किस तरीके से क्या काम किया, तो मेरे अंदर भी एक वो भावना थी कि जो मेरे फादर ने काम किया है, तो वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन, उसी फोर्स में मैं भी जाऊँ। जी। तो फर्स्ट में तो मेरे परिवार ने विरोध भी किया था, जी। पर धीरे-धीरे मैंने उनको बोला कि नहीं, कुछ नहीं, मैं मतलब जाने का हुँ। एक बार जाके देखूँ कि आगे क्या होता है, तो उन्होंने जी। फिर धीरे-धीरे मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। बाकी उनका तो विरोध ही था शुरू में तो। अच्छा, उनका विरोध था। ठीक है सर। तो फिर जब आप सेलेक्ट हुए,
तब उस समय आपके माँ और घर वालों की क्या प्रतिक्रिया रही? प्रतिक्रिया की डर तो एक बना ही रहता है, रियल कहानी ये है कि डर जी, बना ही रहता है। जी। पर मैं धीरे-धीरे उनको कन्विंस किया कि नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं एक बार मैं जॉइन करता हूँ, धीरे-धीरे सब हो रहा है। और शुरू में जी, मुझे भी डर था। जी, मुझे शुरू के 1-2 साल तक मुझे भी थोड़ा डर लगा था कि हाँ, कहीं कुछ फिर से वो घटना ना हो जाए। जी, पर धीरे-धीरे वो भी मेरा डर भी खत्म हुआ है और हुँ, सब कुछ अभी एकदम बढ़िया चल रहा है। ठीक है। तो सर आप ये बताइए आप अपने बचपन के बारे में, अपनी स्कूल लाइफ़ और आप कैसे भर्ती हुए थे? इस बारे की आप पूरी जर्नी बताइए आपकी। जैसे मेरी स्कूल लाइफ जी, जाडली स्कूल में हुई थी, जी, अपने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। आपके खुद स्वयं हाँ, के गाँव में। हाँ, सुन के गाँव में। जी, और 9-10 सेनरा स्कूल में जी, और 11-12 पटेल स्कूल में मेरी जी, शिक्षा हुई थी। जी, उसके बाद मैंने कॉलेज सनातन धर्म स्कूल से किया है। जी, बाद में मैंने ये भर्ती देखना शुरू कर दिया था। जी, उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम मैं भर्ती देखने अजमेर गया, जो GC1 है वहाँ गया जी, और वहाँ मैं फर्स्ट टाइम में सिलेक्ट हो गया था। जी। फर्स्ट टाइम में आप सेलेक्ट हो हाँ, गए, फर्स्ट टाइम में सिलेक्ट हो गया था। फिर आपकी ट्रेनिंग वगैरह? मेरी ट्रेनिंग नीमच में हुई थी। जी, RTC नीमच है, जी, वहाँ MP मध्य प्रदेश में, वहाँ पर अच्छा, मेरी ट्रेनिंग जी, हुई जी, थी। ठीक है। तो फिर जैसे ही आपने जॉइनिंग कर ली, हुँ। तो आपका सबसे पहला खतरनाक मिशन कैसा था? और उस समय आपके साथीगण कैसे थे, उस मिशन के मेरा दौरान? जैसे उसके बाद में मैंने जॉइन करने के बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग दिल्ली हुई। जी, दिल्ली थोड़ा पीस एरिया है, वहाँ इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। जी, उसके बाद में मेरी सेकंड पोस्टिंग एज़ ए कोबरा कमांडो, जी, एज़ ए कोबरा कमांडो बिहार के अंदर हुई, जो कि एक नक्सलाइट इलाका था। जी, वहाँ पर हमारे साथ हर बार हम ऑपरेशन के लिए जाते थे जी, और कई एनकाउंटर भी हुए हमारे साथ। जी, और ज़्यादातर मैं ज़्यादा सबके बारे में पूरी डिटेल में तो नहीं बता सकता हूँ। जी, जी, कोई 1 या 2 आपको किस्सा सुना सकता हूँ, तो मैं जी, आपको एक किस्सा बताइए। सुनाता हूँ। जी, तो हम लोग कम से कम 20 बंदे थे, जी, जो रात को 10 बजे कैंप से बाहर निकल गए सर्चिंग के लिए, जी, जंगल में। जी, वहाँ पर हम लोग 2 दिन तक जंगल में सर्च करते रहे, जी, नक्सलियों को ढूँढते रहे। जी, उसमें हमको 2 दिन ढूँढने में खाना-पानी भी हमारे पास बिल्कुल खत्म होने वाला था। हम जी, लोग ढूँढ-ढूँढ के परेशान हो गए, फिर हमको कहीं भी नक्सली नहीं नहीं मिले। मिले। जी, क्योंकि इतना बड़ा जंगल है, आसानी से आप जंगल में बिना किसी एड्रेस के, कुछ के, आप उनको खोज नहीं सकते हो। तो फिर हम लोगों ने उनका सर्चिंग शुरू किया, फिर लास्ट में हम थक-हार के, भैया आज हमको नहीं मिलेगा। तो जी, हम लोग वापस रिटर्न की प्रोसेस में वापस आ रहे थे। जी, तो जैसे एक पहाड़ी के नीचे से हम लोग निकल रहे थे, जी, तो तभी हमको एक आदमी दिखाई दिया, 2 पेड़ के पीछे छुपा हुआ। जी, तभी हम लोग एकदम रुक गए जी, और उसको आवाज़ मारी और वो तुरंत एकदम वो भी चौकन्ना हो गया और जी, आपस में हमारी फायरिंग शुरू हो गई। जी, तो उसमें मेन था कि वो जो नीचे था, वो मेन बंदा सिर्फ़ एक संतरी था। मेन अच्छा, पार्टी उनकी ऊपर पहाड़ी के ऊपर ऊपर थी। जी, जैसे ही हमने फायरिंग शुरू की, तो उन्होंने भी हमारे पर फायरिंग फायरिंग शुरू शुरू जी, फायरिंग शुरू कर दी। हुँ, हम आपस में हमारी फायरिंग शुरू हुई। जी, उसमें वो अचानक फिर वो लोग देख लिया कि हम लोग उन पे हावी हो रहे हैं, जी, तो वो भाग गए। जी, उस एनकाउंटर में एक बंदा उनका नक्सलियों का एक बंदा मारा गया जी। था। तो आपका ये ये पहला ये मेरा खतरनाक पहला अनुभव था। जी, जी। फिर आपने वो जगह कैप्चर कर ली फिर? हाँ, वो उस जगह पर वहाँ उनके कई सामान मिले, जी, सामान मिले उनको और उनके वेपन मिले, जी, क्योंकि वहाँ पर वो नक्सली है, उस जगह को मतलब वहाँ पर अपना हाइड आउट बना रखा था उन्होंने। जी, जी, और वहाँ से वो आस-पड़ोस के गाँव को नक्सलाइट में भर्ती करना चाह रहे थे अच्छा, गाँव वालों को। मतलब नक्सलाइट का ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग बनाना सेंटर हाँ। जी, जी, ठीक है। सर जैसे अभी आप सीआरपीएफ में और जो युवा सीआरपीएफ जॉइन करना चाहते हैं, हुँ। तो उनके बारे में बताइए, उनको क्या बताएँगे? कैसे जॉइन करें? जॉइन है कि अभी एसएससी जीडी का के थ्रू हम लोग सीआरपी बीएसएफ इनमें जी, भर्ती हो सकते हैं। जी, तो सीआरपी में भी आप चॉइस से आराम से आपके लिए एक बढ़िया लाइफ है जी, और आप एज ए कांस्टेबल भी भर्ती होते हैं। जी, तो भी आप डिपार्टमेंटली एग्जाम देके डायरेक्ट हवलदार बन सकते हो, जी, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। जी, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। नहीं तो आप क्या सीआरपी में या अदर फोर्स जो भी हो, जी, सिपाही से हवलदार बनने में भी लगभग 15 से 20 साल का टाइम लग जाता है। जी, अगर आप क्या इसमें डिपार्टमेंटली डायरेक्ट भी बन सकते हो, अगर नहीं जी, बने डायरेक्ट तो आप जी, नॉर्मल तो बन ही बने सकते हो। और मेरी भी कहानी यही है, मैं भी एक सिपाही के तौर पे सीआरपी में भर्ती हुआ हूँ। जी, मैंने भी डायरेक्ट एग्जाम देके मैं जी, हवलदार बना और आज की डेट में मैं एएसआई हूँ। ये सही है। ये बढ़िया मौका है। तो आपकी सर्विस को कितने साल हो गए सर? मेरे अभी 15 साल हो गए 15 साल की सर्विस में आप एएसआई बन गए। एएसआई। जी, जी, ठीक है सर। तो जैसे जब कोई मुश्किल ड्यूटी होती है या तनाव का समय होता है, तो फिर आप स्वयं को कैसे सँभालते हैं?
जैसे हमारी फैमिली से मोबाइल से तो बात हो ही जाती है, जी, नॉर्मल वहाँ पर हमारे एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी कराई जाती है, जैसे गेम खेल लेते हैं। जी, ठीक है, आजकल मूवी वगैरह भी चलता है कि पूरा सिनेमा हॉल में वहाँ गेम में ज़्यादातर आजकल बन गए हैं हुँ, कि सिनेमा हॉल में हमको मूवी दिखा के गेम खेल के इससे मतलब और फैमिली से बात करके हम लोग अपना टाइम जी, निकाल जी, लेते हैं। ठीक है सर। जैसे जब आप किसी शहीद परिवार को देखते हैं, हम्म। तो आपके दिल में क्या भाव आता है फिर? वो है कि उनके पास मेरे ऐसे कई मुलाकातें हो चुकी है, वैसे तो जी, मैं कई शहीद परिवार से मिल चुका हूँ, उनसे मोबाइल पे भी बात होती है। जी, तो मेरे स्तर पे भी मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, जी, उनसे बात करता हूँ। जैसे मैं फोर्स लेवल पे भी अंदर काम कर रहा हूँ तो वहाँ भी कई शहीद फैमिलियाँ भी आती है, उनसे जी, बात करता हूँ, उनकी कहानी जानने की कोशिश करता हूँ या उनसे एक बार पूछता हूँ कि भाई जी, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। जी, तो मेरा उनसे एक ऑटोमेटिक जुड़ाव हो जाता है। जुड़ाव हो जाता है। मैं किसी को मुझे सिर्फ इतना पता लग जाता है कि ये भी एक शहीद की फैमिली है, तो मैं खुद जाके सामने से उनसे बात करना शुरू कर देता हूँ कि क्या कोई प्रॉब्लम है, ये इस तरह का जी, बात है। जैसे अभी जो गवर्नमेंट है, तो सरकार और जो समाज है, वो शहीद परिवारों के लिए पर्याप्त कर रहा है? हाँ, अभी जैसे कि राज्य सरकार भी बढ़िया कर रही है जी, और जिस फ़ोर्स का वो शहीद होता है, जैसे कि आर्मी का हो, सीआरपी, बीएसएफ कोई भी हो, हुँ, मतलब आज की डेट में बहुत बढ़िया है, उनका हर जगह सम्मान दिया जाता है। जैसे नॉर्मल सर पंचायत स्तर पे या फिर जिला स्तर पे हर जगह बढ़िया जी, सम्मान दिया जाता है। ये देख के मेरे को भी खुशी होती है, कई मैं वीडियो, फ़ोटोग्राफ देखता हूँ तो हुँ, बढ़िया है। जी, मतलब कर रही है सरकार हाँ। काम कर रही है। जैसे जो युवा है वो तैयारी करते हैं लेकिन उनका नहीं होता है, हुँ। फेल हो जाते हैं बार-बार। तो जो युवा बार-बार फेल हो जाते हैं तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? सलाह ये है कि कोशिश तो करनी पड़ेगी। जी, भाई एक बार नहीं होगा, शुरू में जी, फर्स्ट बार होता भी नहीं है, कइयों हुँ, का उस टाइम हमारी उम्र भी कम होती है तो हमको नहीं पता होता है। अगर जी, आप एक बार एग्ज़ाम दिए, फेल हो गए, हुँ, तो आपको थोड़ी तो बहुत नॉलेज ऑटोमेटिक मिल ही जाती है। जी, तो बाकी जैसे आपके पास 2 ऑप्शन है, जैसे अग्निवीर का ऑप्शन है, हुँ, तो आप अग्निवीर में शायद 21 साल तक आप जा सकते हो, तो हुँ, उसकी ट्राई कीजिए। हुँ, उसमें अगर मान लो नहीं होता है, तो एसएससी-जीडी के थ्रू उसमें हमारी 25 साल तक एज जी, फॉर्म भर सकते हैं, तो हुँ, उसमें ट्राई कीजिए और एसएससी-जीडी की हर साल निकलती है वैकेंसी, हुँ, 20,000 25,000 की उसके थ्रू निकलती है, तो आप उसमें ट्राई कीजिए, क्योंकि ट्राई करना ही पड़ेगा। अगर आप एक बार फेल हो गए तो आप डिमोटिवेशन हो गए और आपने बंद कर दिया तो फिर काम नहीं होगा कि आपको ट्राई करना पड़ेगा। मतलब आप प्रयास करते प्रयास रहना करते चाहिए। रहना चाहिए जब तक आपकी एज है। जी, जैसे अभी सर आपने अग्निवीर सेवा के बारे में बताई है। हुँ, तो जो अग्निवीर सेवा उसमें बहुत सारे जो युवा है जैसे ही वो अग्निवीर सेवा लॉन्च हुई थी, बहुत सारे युवा एक मास स्केल पे हाँ, प्रोटेक्शन कर रहे थे। हुँ। और कुछ जानकार बताते कि ये अच्छा भी है, कुछ हुँ। इसके बारे में बुरा भी है। तो अग्निवीर सेवा के बारे में बताइए सर? नहीं, अच्छा है, जैसे आप उस टाइम आपकी उम्र बिल्कुल साढ़े 17-18 होती है, जी, तो आपके पास एक तरह से आप देखा जाए तो अच्छा है कि जी, आप एक बार जॉइन तो हो जाओ। जी, फौज का आपको वहाँ जाओगे तो एक्सपोज़र मिलेगा, नई जी, चीज़ें सीखने को मिलेगी हुँ, कि फौज जैसे सिविलियन को बाहर नहीं पता रहता है कि फौज में क्या होता है। जब आप अंदर घुसोगे, चीज़ें देखोगे, तो कुछ आपको लाइफ़ में एक एडवेंचर भी मिलेगा। हाँ, जी, कोई बात नहीं, आपकी 4 साल बाद आपको वापस रिटर्न भी भेज दिया जाएगा। जी, फिर भी आपको 4 साल का एक लाइफ़ का जो अनुभव मिलेगा ना, वो जी, बहुत बढ़िया मिलेगा और जी, उसके बाद भी आने के बाद में आप स्टेट पुलिस में जॉइन हो सकते हैं और हुँ, अदर जो 10% कोटा हर नौकरियों में दिया जा रहा है अग्निवीर में, जी, तो उससे आप अपना जीवन आराम से बिता सकते हो। जी। जैसे अभी सर सीआरपीएफ में जैसे हम देखते हैं कि सुसाइड के केस थोड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हुँ, हुँ। तो इसके क्या कारण है सर? हाँ, लोग ये इतना चीज़ है कि फ़ौज में तनाव भी होता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ जी, का। हुँ, पर मतलब ये है कि सुसाइड तो किसी भी समस्या का हल नहीं है। जी, तो हमको ये है कि अगर ऐसी आपको समस्या है तो अपने सबको बतानी चाहिए। आपका दोस्त है, आपकी फैमिली है, जी, उनको बताना चाहिए। मतलब ये है कि अपने अंदर ही अंदर नहीं जी, रखना चाहिए। जी, ये चीज़ है। जी। जैसे अभी कोई युवा है या जो भी है जो आर्मी जॉइन करना चाहता है, तो हुँ, अगर वो बार-बार फेल हो जाता है, तो उसके बाद में वो छोड़ देता है। बोले मेरे को आर्मी आर्मी में ही लगना है। हुँ। तो मेरा ये सवाल था कि देश सेवा क्या सिर्फ़ बंदूक उठाने से ही है या हुँ। इसके और भी कुछ तरीके हैं? नहीं, नहीं, नहीं। ये चीज़ मतलब क्योंकि एक माहौल में हम देख लेते हैं अपने पड़ोस में या उस हिसाब से। जी, क्योंकि और एक नॉर्मल एक होता भी है कि आदमी को शुरू से ही बचपन से ही वो 5-10 साल का होता है तभी भी जुनून होता है कि मैं फ़ौज में जाऊँगा, मैं फ़ौज में जाऊँगा। जी, पर ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल काम करके भी आप जैसे कोई भी एलडीसी क्लर्क बन गए, आप पंचायत में मान लो पंचायत में क्लर्क भी लग गए, फिर भी आप अपनी ईमानदारी से काम करके भी वो भी एक देशभक्ति वाला ही काम है। जी, ऐसा नहीं कि फौज ही है, हुँ, नॉर्मल जॉब भी कर सकते हैं, कोई व्यापारी है, हुँ। सब कुछ है, तो मतलब आप अपना काम ईमानदारी से करो तो वो भी एक उसी के बराबर ही काम है।
मतलब बंदूक उठाने के अलावा भी दूसरे तरीके हाँ, बहुत अब सारे। आप कोई भी काम करो, जी, ईमानदारी से करोगे, जी, अपना पूरा एफर्ट दोगे, तो जी, वो भी एक फ़ौज वाला ही ईमानदार देशभक्ति वाला ही काम है। जी। सर जैसे अगर अभी आपके जो बेटे-बेटी हैं, हुँ। अगर वो भविष्य में फ़ौज में जाना चाहे तो आप क्या सलाह दोगे उन्हें? इस बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकता। वो जी, तो जैसे-जैसे बच्चे हर जग जैसे-जैसे बड़े होंगे, उनको खुद अपने आप नॉलेज होगी, खुद वो क्या जी, करना जी, चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए, वो खुद डिसीज़न लेंगे। जी, और हमारा काम है कि एक फादर होने के नाते उनकी हेल्प करना, जी। ये चीज़ है। मतलब आपकी तरफ से कोई फ़ोर्स नहीं है, ना, उनकी इच्छा से इस करें। चीज़ में नहीं। जी, 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 ठीक है। सर जैसे अ, जब आपका बर्थ हुआ था, हुँ, उससे जस्ट 1 दिन पहले आपके पिताजी शहीद हो गए थे। हुँ, उसके बाद में आपने अपनी माँ को देखा है और हुँ, अभी तक भी आप अपने अपनी माँ के साथ ही रहे। हुँ। तो अपनी माँ के लिए हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अपनी माँ के लिए कोई संदेश? सिर्फ़ एक वर्ड में बोलना चाहता हूँ, उनके जी, जैसा कोई नहीं है बस। यही है, एक मेरा क्या एक बात वर्ड है। में, बाकी ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा, जी, बस। जी। ठीक है सर, अभी हमारे 2-4 थोड़े रैपिड फायर क्वेश्चन हैं। हुँ। आप उसका जैसी जो आपके दिमाग में आता है इंस्टेंट वैसे ही जवाब देना है। ठीक है सर? तो सबसे पहले आपकी पोस्टिंग कहाँ थी सर? मेरी फर्स्ट पोस्टिंग दिल्ली में। दिल्ली। हुँ। आपने अभी तक जितनी ड्यूटी की सबसे डरावना पल कौन-सा था? डरावना पल कि जिस जगह हम चले गए, फिर तो जी, हम डरना बहुत मुश्किल है कि हमको पता है कि हम उसी तरह ही जाते हैं। जहाँ जी, अगर जंगल में भी गए हैं, नक्सलाइट से लड़ रहे हैं, तो हमको पता है जी, कि वो चीज़ हमको एक दिन फेस करनी है, एनकाउंटर भी होना है, जी, सामने से हमारे साथी भी खोने हैं। जी, तो ये चीज़ हमने अंदर धीरे-धीरे वहाँ जाने के बाद पूरी तरह डरावनी चीज़ें तो खत्म हो गई है। जी। तो सबसे खुशी का दिन? खुशी का दिन यही है, मैं खुशी का दिन ये है कि मैं अपनी मदर के लिए क्या कर सकता हूँ, वही पल मेरे लिए एक खुशी का दिन होता है। जी, मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी मदर के लिए करना चाह रहा हूँ, कुछ भी, कहाँ जाना, खाना पीना, घूमना, जो जी, जितना मेरे से होता है, जी, वही मेरे लिए एक खुशी का पल होता है हमेशा। जी। सर देश या परिवार? हाँ, देश 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 है, हम हैं। जी, हमको भी देश ने हमको दिया है, हमको भी कुछ न कुछ, ये है कि ईमानदारी से अपना काम करके भी हम लोग कुछ न कुछ तो देश को देना ही चाहिए। जी, ठीक है। आपके जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन मेरे फादर ही हैं। उन्हीं जी, को देख के, उनकी जो यादें हैं, उन्हीं के हिसाब से मैं अपना हर काम करता हूँ। वो जी, बस मेरे माइंड में है और कहीं नहीं है। जी। सर नींद या नाइट ड्यूटी? हाँ, वो ये तो हमारा पार्ट ही है। हम जी, लोग नाइट ड्यूटी भी जिस हिसाब से हुँ, हमको बोला जाता है, हम उस हिसाब से करते हैं। जी। देशभक्ति के का कोई एक वर्ड परिभाषित करता हो जिसे? देशभक्ति, उम, हमको देश को देना ही है, मतलब ये कि हमको देश के प्रति जितना हो उतना हमको देना है, मतलब ये जी, चीज़ है। तो देश के लिए कार्य करना हाँ, है। कार्य करना। ठीक है। कोई मैसेज सर देश के लिए या अपने लोगों के लिए? ये है कि जितना आपसे जितना हो सके, जितना जी, आपके अंदर एफर्ट है, आप किसी भी पद पे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, जी, तो आप अपनी काम ईमानदारी से करिए, लोगों को जी, साथ एक सहानुभूति पर पूर्वक रहिए, जी, दयापूर्वक रहिए, उनके साथ हिल-मिल के रहिए। यही हमारे लिए एक सबसे बढ़िया काम है, नैतिक कार्य। अपनी नैतिक जवाबदारी अपना पूरा कीजिए। जी। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अगर आज आपके पिताजी की शहादत पर पूरा देश खड़ा होकर सैल्यूट करे, तो हुँ। उस पल आप क्या महसूस करेंगे सर? मैं सबको धन्यवाद भी देता हूँ, या इस पंचायत को भी जी, धन्यवाद देता हूँ, सरपंच जी, साहब को भी देता हूँ कि उन्होंने हर मौके पर हमारा साथ दिया है। जी, अभी मेरे फादर की मूर्ति का उद्घाटन हुआ था, जी, उसमें भी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन हुआ और सरपंच साहब ने भी बहुत सहयोग किया है। जी, तो हमेशा गाँव वालों का, पंचायत का और हमेशा इनका हमारा सहयोग ही रहता है। इन्होंने जी, हमेशा सहयोग किया, उसके लिए मैं इनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद जी। देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, हुँ, आपकी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। हुँ। आपकी कहानी हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा प्रेरणा देगी। इसी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ओके, ओके, थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है। दोस्तों, तो आज हमने एक सीआरपीएफ एसआई की कहानी नहीं सुनी, बल्कि एक शहीद के बेटे की कहानी सुनी, जिसने दर्द को अपनी ताकत बनाया और देश सेवा का संकल्प लिया। इसी के साथ ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए देखते रहिए चेतन टॉक्स। जय हिंद, जय भारत।